नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, आज 10वां प्रैक्टिस सेट है। यदि आप पहली बार वीडियो पे आ रहे हो ना, तो आपको करना क्या है कि आप चले जाओ प्लेलिस्ट पे। वहां पे आपको थियरी वाइज, जी हाँ, टॉपिक वाइज प्लस प्रैक्टिस सेट जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, पूरा वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको वहां से पूरा हेल्प मिलेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले प्रैक्टिस सेट में, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो उसको क्या करना है कि यदि आपको उसका आंसर आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, जिससे जैसे ही नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपका नाम मेंशन किया जा सके। ठीक है, तो यहां पे जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए जो कि एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, बिल्कुल नए सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि फैराडे के नियमों के अनुसार, देखिए ये पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए कि फैराडे के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रोड पर जमा जो मटेरियल होता है उसका मास, द्रव्यमान किसके अनुपातिक होता है। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन थे भाई, केवल वोल्टेज पे, केवल विद्युत धारा पे, और विद्युत रासायनिक की मात्रा के समतुल्य, विद्युत धारा के प्रभावित होने का समय। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया है और जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल गलत आंसर दिया है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की भी बात कर लेते हैं। क्या निकल के आता है कि भाई फैराडे के जो विद्युत अपघटनीय के जो प्रथम नियम के निकल के आते हैं वो कहता क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी वैद्युत अपघट्य घोल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड पे जमा तथा मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ग्राम में तथा घोल में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की मात्रा किसमें, कूलम्ब में के समानुपाती होता है। तो Q क्या हो जाता है, वैद्युत मात्रा हो जाती है, मतलब क्या हो जाता है, I इंटू टी, मतलब समय के साथ करंट। ठीक है, किसमें हो जाता है भाई, ये कूलम्ब में हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि M प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा भाई, मास प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, Q के। ठीक है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जा रहा है, Q के हो जा रहा है। तो Q क्या है यहाँ पे, IT है। ठीक है, I इंटू टी है, उसको हम कर लेंगे। यदि हम यहाँ पे क्या करें, प्रोपोर्शनल को हटाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M इक्वल टू ZIT। तो यहां से जो इसके एक्सप्लेनेशन निकले, इसका मतलब क्या, नंबर बी आपका राइट आंसर है। बहुत लोगों ने नंबर सी आंसर बताया था, तो बिल्कुल उनका गलत यहाँ पे रॉन्ग आंसर होगा, नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। ठीक है, ससेप्टेंस जो होता है किसका व्युत्क्रम होता है। ये यूपीपीसीएल TG2 के ग्रेड 2 में आया, मतलब TG2 के इलेक्ट्रिकल 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ससेप्टेंस का व्युत्क्रम क्या है, रेसिप्रोकल ससेप्टेंस किसके होता है, एडमिटेंस के होता है, कंडक्टेंस के होता है, रेजिस्टेंस के होता है, और रिएक्टेंस के होता है। जल्दी से यहाँ पे आंसर बताइए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, वीडियो को पुश करना। यदि क्वेश्चन का आंसर आएगा तो आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर डाल के, भाई इसका आंसर ये, ठीक, तो उसका क्वेश्चन नंबर डाल के आपको आंसर बताना है, यदि आपको आंसर आता है तो। ठीक, तो यहां पे यदि हम बात करें राइट आंसर का, तो यहां पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में, नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है मित्रों। ठीक है, तो यहां पे इसका देख लीजिए, यहां पे चीजें क्या है, इस तरह से आपको राइट डाउन कर सकते हैं आप कि जो ससेप्टेंस होता है ये क्या होता है भाई, ये रिएक्टेंस के व्युत्क्रम होता है, तथा प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे कंडक्टेंस होता है। तो यहां से इतनी सारी जानकारी आपको हमेशा माइंड में रखनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, जो स्व प्रेरण की इकाई होती है क्या होती है दोस्तों, उसको आपको बताना। इन चारों में से ये भी क्वेश्चन आपके 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, ओम है, दूसरा ऑप्शन न्यूटन है, तीसरा क्या है, टेस्ला है, और डी क्या है आपका, हेनरी है भाई। तो जल्दी से यहाँ पे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे कि भाई जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका इकाई क्या होगा। तो यदि हम राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि आपका प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई क्या होती है भाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल
मिलते हैं और बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी यूनिट्स आप पढ़ते हो, जितने भी टॉपिक पढ़ते हो, तो उसकी यूनिट्स आपके माइंड में होनी ही चाहिए। ठीक है, ये कहाँ पे आया हुआ है? यूपी आरवी और TG2 के इलेक्ट्रीशियन 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि फैराड होगा, वेबर होगा, हेनरी होगी, ओम होगा। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करिए, पुश कीजिए वीडियो को। अपना क्वेश्चन यदि आपको आ रहा है तो कमेंट में करके बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप समझना चाहें कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, 110% कंफ्यूजन में इसलिए आएंगे क्योंकि वो फैराड में परेशान रहेंगे, वेबर में परेशान रहेंगे कि भाई ये नहीं होता है तो हेनरी पक्का होता होगा क्योंकि भाई प्रतिघात है। ठीक है, तो ओम को वो ध्यान ही नहीं देंगे। यदि बात करें तो ओम ही यहाँ पे आंसर होगा, बट कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अब देखिए ये क्या है, प्रतिघात मतलब किसी इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए क्या है, कोई इंडक्टर है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे क्या है, प्रतिघात जो होता है वो एक्सएल होता है। ठीक है, और ये प्रतिघात क्या करता है, इस इंडक्टर के माध्यम से जो करंट फ्लो होता है उसको फ्लो होने में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अपोज करता है। तो कहने का मतलब कि एक प्रकार का रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी रखती है। तो यहाँ पे यदि हम एक्सएल निकालें तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान I हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट अपान एम्पियर हो जाएगा, और ये क्या कहलाता है, ओम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करेंगे तो नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक इंडक्शन कॉइल का अन्योन प्रेरकत्व गुणांक जो होता है वो क्या है, होता है यहाँ पे है 5H है। और प्रारंभिक कुंडली में जो है, मतलब प्राइमरी कॉइल में क्या हो जा रहा है कि जो धारा है वो 5 एम्पियर 10⁻³ सेकेंड में क्या हो जाती है भाई, शून्य हो जाती है। मतलब 5 एम्पियर से कितना हो जा रहा है, 10⁻³ सेकेंड में जीरो हो जा रही है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल की करंट। ठीक, और क्या कह रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस EMF होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, वो क्या होगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 0। ठीक है, 25,000 वोल्ट, उसके बाद क्या दिया हुआ 2500 वोल्ट, उसके बाद 2510 वोल्ट। ठीक, तो आपको राइट आंसर बतानी है भाई। राइट आंसर यदि आपको आपको क्या करना है, सॉल्व करने के बाद पूरा प्रोसेस आप बताना कब, वीडियो को कर दो पोस्ट, उसके बाद सॉल्व करो, उसके बाद पूरे प्रोसेस को आप बता सकते हो। ठीक, और यदि हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसके पहले यदि बात करें राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए गिवन क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, करंट की वैल्यू दी हुई है, टाइम इतना ले रहा है, और एम क्या दिया हुआ है, 5 हेनरी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूस EMF यदि हम बात करें तो वो क्या हो जाता है, MdI के अपान dt हो जाता है। अब इसको जैसे आप पुटअप करोगे फिर वैल्यू, पूरे वैल्यू को, तो आपको जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 25,000 वोल्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए, सो आई होप कि वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के हर ग्रुप में, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, कहीं भी आप जुड़े हो, बिल्कुल फैला दो। बस आपको इतना ही काम है कि आपको सिर्फ हेल्प करना है और कुछ भी नहीं करना है। आपके हेल्प के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स इज नोन एज। चुंबकीय तीव्रता एवं चुंबकीय बल के अनुपात को निम्न रूप में से जाना जाता है। इसमें से किस में से जाना जाता है, चारों ऑप्शन में। फ्लक्स डेंसिटी के रूप में जाना जाता है, कि ससेप्टिबिलिटी के रूप में जाना जाता है, रिलेटिव परमियाबिलिटी के रूप में जाना जाता है, कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। ठीक, तो आपको क्या करना है कि आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो नंबर बी होता है। देखिए होता क्या है कि ये जो होता है, जो आपका मैग्नेटिक डेंसिटी जिसको हम कहते हैं, मतलब आपका जो चुंबकीय तीव्रता जिसको कहते हैं, या इंटेंसिटी जिसे कहते हैं, और चुंबकीय बल के जो अनुपात होते हैं ना, वो ससेप्टिबिलिटी कहलाते हैं भाई। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, कुछ इस प्रकार से भी डिनोट हम करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया हुआ है कि चुंबकीय तीव्रता एवं चुंबकीय बल के अनुपात को ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है, और इसका रिलेशन क्या आता है ये आपका निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव रिलेटिव परमियाबिलिटी। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक पारगम्यता क्या होता है, स्लाइटली लेस देन यूनिट, ठीक है, स्लाइटली मोर देन यूनिट, इक्वल टू यूनिट, और इक्वल टू द
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे आपको क्या करना है, तुरंत आंसर बताना है। आपके पास 5 से 7 सेकेंड बचते हैं, आपको उसी में आंसर बताना होता है। तो यदि हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से बी हो जाता है, स्लाइटली मोर देन द यूनिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई कि इन द लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स। ठीक है, बाएं हाथ के नियम में तर्जनी जो होता है, 4 फिंगर्स जो होता है, हमेशा इंगित करता है क्या, वोल्टेज को, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ कंडक्टर को, करंट को और मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, इजी है, पिछली थियरी क्लास में बताया गया है और आप पहले से पढ़े हुए हो। तो यहां पे यदि राइट आंसर की बात करें तो नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है भाई, कह रहा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज 50 टर्न्स। ठीक है, कितना, 50 टर्न्स एंड अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू द कॉइल इफ द लेंथ ऑफ द क्या मैग्नेटिक सर्किट इज कितना है, 200 mm। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको पूछ रहा है। कह रहा है कि एक विद्युत चुंबक में 50 फेरे हैं जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है उसके कॉइल में। ठीक है, और यदि चुंबकीय परिपथ की लंबाई जो हो, उसकी जो लेंथ हो क्या हो जाए, वो क्या हो, 200 mm में हो। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि हम यहाँ पे बात करें राइट आंसर का ना, तो आपका क्या निकल के आएगा, 250 एम्पियर टन मीटर निकल के आएगा। बट कैसे निकल के आएगा भाई, उसको आपको देखना चाहिए, आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन पे लेके चलते हैं। देखिए, आप फार्मूला जानते हो क्या, आपकी जो इंटेंसिटी होती है, मतलब जो उसकी आपकी तीव्रता होती है, एच इक्वल टू क्या होती है, एन इंटू आई अपान एल होता है। ठीक है, तो एच क्या है, दिस इज चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एन क्या है फेरों की संख्या, आई क्या है धारा एम्पियर में, एल क्या है लंबाई। तो यहाँ पे एन क्या दिया हुआ है, 50 टर्न्स दिया हुआ है ना। ठीक है, उसके बाद फेरों की संख्या 50 दिया हुआ है, 1 एम्पियर करंट की वैल्यू दी हुई है, लेंथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे 200 mm। तो इसको मीटर में यदि बनाना 10⁻³ कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको पूरा आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। आपका क्या आ जाएगा, 250 एम्पियर टन मीटर आ जाएगा। नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है भाई कि टेम्परेरी मैग्नेट आर यूज इन, अस्थाई चुंबक का जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, जनरेटर में किया जाता है, लाउड स्पीकर में किया जाता है, कि मोटर में किया जाता है, कि ऑल ऑफ द एबव। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल मैं क्लियर करा चुका हूं। सीधी सी बात है कि जो टेम्परेरी मैग्नेट क्या होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए, कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कोई एक प्रकार से कोई कॉइल, कोई रॉड हो, ठीक है, वहां पे क्या हो, कॉइल लपेटा हुआ हो। ठीक है, जब इस पे सप्लाई देंगे तो ये हमारा जो आयरन रॉड है, स्टील रॉड है, वो क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो वैसे ही पूरा जो ये फॉलो अप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो रूल फॉलो करता है भाई, जो फैराडेज रूल आया, जो फ्लेमिंग्स लॉ आया, वो किस पे भाई डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये तीनों होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑल एबव मतलब नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि A material for good magnetic memory should have, अच्छी चुंबकीय मेमोरी हेतु प्रयुक्त पदार्थ में होनी चाहिए, लो हिस्टेरेसिस होना चाहिए, हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए, हाई रेटेंटिविटी होनी चाहिए और लो रेटेंटिविटी होनी चाहिए। यहाँ पे जल्दी से राइट आंसर की बात है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की जरूरत आपको है ही नहीं। तो यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी हो जाएगा, हाई रेटेंटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या क्या रहा है कि अच्छी चुंबकीय मेमोरी हेतु प्रयुक्त पदार्थ में हाई रेटेंटिविटी होनी चाहिए। इसका पर यह है कि जब क्षेत्र सामर्थ्य मतलब फील्ड की जो सामर्थ्य है या बल को हटा लिया जाता है, तो उस समय लोहे की जो छड़ होती है पूर्ण रूप से विचुंबकित नहीं होती, कुछ उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस बना होता है। तो चुंबकीय पदार्थों के इस गुण को क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस कहते हैं। और फ्लक्स घनत्व का यह मान क्या कहलाता है, पदार्थ के धारण सामर्थ्य या अवशिष्ट कहलाता है। तो यहां से इतने सारे इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स बनते थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि द रिटेंटिविटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज यूजफुल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। सामग्री की रिटेंटिविटी किसके निर्माण के लिए उपयोग होती है भाई, ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताइए। यदि राइट आंसर की बात करें तो नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर डाई मैग्नेटिक, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पराचुंबकीय होता है, ठीक है। कॉपर होता है, सिल्वर कॉपर होता है, सिल्वर होता है और लोहा होता है। देखिए यदि सिल्वर और कॉपर को मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या करते हैं, पराचुंबकीय तरफ कहते हैं, मतलब नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है मित्रों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे, उसको पहले यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बिल्कुल आपको यहाँ पे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया है और साथ ही साथ आपको बता भी दिया गया था कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है मैग्नेट का, थ्योरी क्लास में आप वहां से भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो बिल्कुल नीचे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया गया है, आप वहां पे जाके जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि हायर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। एक जो कुंडली होती है उसका जो स्वप्रेरण होता है वो मैक्सिमम हायर कब होता है, वो अधिक कब होता है, कब, लेसर इट्स वेबर टर्न्स, मतलब उसका वेबर टर्न्स कम हो जाए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान हो वो कम हो जाए, उत्पन्न जो उसमें फ्लैक्सेज जो जनरेट हो रही हैं फ्लैक्सेज उनका मान मैक्सिमम हो जाए, और उसके बाद कह रहा है कि नियत धारा जो कांस्टेंट हो जाए, मतलब जो नियत धारा स्थापित करने में देरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि बात करें, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या निकल के आता है भाई, नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्या, नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक कुंडली का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है अधिक है तो नियत जो धारा स्थापित करने में देरी होती है, अर्थात यदि धारा में वृद्धि हो रही है, मतलब धारा क्या है, जो करंट क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है उसका विरोध करेगा, तथा यदि धारा का मान कम हो रहा है तो वह धारा की दिशा में ही कार्यशील होगा। तो इस प्रकार विद्युत धारा कम होने का विरोध करता है, अतः कुंडली में नियत धारा प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। तो यहां से राइट आंसर जो निकल के आता है आपका आंसर डी निकल के आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑलवेज इंक्रीज। तांबे के तार का प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है यदि क्या कर दिया जाए भाई, टेम्परेचर इज रिड्यूस कर दिया जाए, तापमान को घटा दिया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, तापमान को बढ़ा दिया जाए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बिकम्स मोर, मतलब उपलब्ध मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है मित्रों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो तांबा एक क्या है, कंडक्टर है, कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर है, जिसके प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ठीक है। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, होता क्या है कंडक्टर में, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक प्राप्त होता है, ठीक है। तो नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट आपका है आज का क्वेश्चन, आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है भाई, ठीक है। कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन इन ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में प्रोपोगेशन वेग का मान क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको बताना है। बिल्कुल कहीं सर्च मत करिएगा, बिल्कुल उसका आंसर आपको यदि आता है तभी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर बताना है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। क्यों, क्योंकि आपके लाइक से, कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही खड़े हैं आपके हेल्प के लिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।